Hi everyone, in the previous video we have studied about the discovery of electron and the subatomic particles and इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स के बारे में, जिसमें से फर्स्ट मॉडल दिया था जे थॉमसन ने एंड सेकंड मॉडल दिया था रदरफोर्ड मॉडल. सो लेट्स स्टार्ट. Observations obtained from the experiments mentioned in the previous section have suggested that Dalton's indivisible atom is composed of subatomic particles कैरिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. सो पिछले सेक्शंस में हमने ये पढ़ लिया था कि एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं उसके अंदर एंड दे कैरी सम चार्जेस विच इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. Atomic models were proposed to explain the distribution of these charged particles in an atom. Although some of these models were not able to explain the stability of atom, two of these models proposed by J. Thomson and the Ernst Rutherford. So क्या हुआ था, जैसे ही सबएटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी कि ये सबएटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर कैसे अरेंज हैं कि जिससे एटम अपनी स्टेबिलिटी को एक्वायर करता है. सो फर्स्ट मॉडल दिया था जे थॉमसन ने, जिसे हम बोलते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. सो जे थॉमसन इन 1898 proposed that an atom possess a spherical shape in which the positive charge is uniformly distributed. So थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में ये बताया था कि जो एटम है उसकी स्फेरिकल शेप है एंड उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट इन सच अ मैनर एज टू गिव द मोस्ट stable electrostatic arrangement. Many different names are given to this model, for example plum pudding, raisin pudding and watermelon. सो जो थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था ये कुछ सिमिलर था वाटरमेलन की तरह. जैसे कि वाटरमेलन के अंदर जो रेड वाला पोर्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज को डिनोट कर रहा था एंड जो उसके सीड्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज को डिनोट कर रहा था. सो थॉमसन का ये कहना था कि जैसे वाटरमेलन होता है ना एंड उसके अंदर जो उसके सीड्स होते हैं वो कहीं कहीं पे प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एटम के अंदर कहीं कहीं पर प्रेजेंट है एंड जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाकी का जो जितना भी स्पेस बचा वहाँ पे यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट है. कैन बी विजुअलाइज एज पुडिंग और वाटरमेलन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. ये सेम उसी तरह है. एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल इज दैट द मास ऑफ द एटम इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम. अगर थॉमसन मॉडल की हमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर निकालना पड़े तो वो ये कंक्लूड किया जा सकता है कि उन्होंने क्या ये एज्यूम किया कि जो एटम है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम, कि जो पॉजिटिवली चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था पूरे एटम के अंदर. ऑल्दो दिस मॉडल वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम, बट बाद में जो फर्दर डिस्कवरीज हुई उनको ये जो मॉडल था वो क्लैरिफाई नहीं कर पाया एटम के स्टेबिलिटी के लिए. थॉमसन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1906 for this theoretical and experimental investigation on the conduction of electricity by gases. So थॉमसन को 1906 में इसी अपनी थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था. सो नेक्स्ट इज़ द इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी. जैसे ही 19th सेंचुरी ख़त्म होती जा रही थी, एक्सपेरिमेंट्स और होते जा रहे थे, टेक्नोलॉजी और ज़्यादा होती जा रही थी. सो क्या हुआ, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रे वर डिस्कवर्ड. कुछ नई रेस की डिस्कवरी हुई. सो दीज रे आर नॉट deflected by the electric and magnetic fields and have very high penetrating power through the matter. So जैसे कैथोड रेस जो थी वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्शन अपनी शो कर रही थी, बट ये जो रेस थी ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही थी एंड दे हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर थ्रू द मैटर एंड दैट इज़ वाई द रीज़न दीज रेज आर यूज टू स्टडी द इंटीरियर ऑफ द ऑब्जेक्ट. एंड इन रेस को ऑब्जेक्ट के इंटीरियर मतलब कि इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने के लिए यूज़ किया गया एंड जिसको हम बोलते हैं एक्स रेज. आई होप एक्स रेज के इससे तो सभी अवेयर होंगे. एक्स रेज क्या करती है, हम ह्यूमन बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर उसकी फोटोग्राफ्स निकालती हैं. दीज रेज आर ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ एंड पोजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर. इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है एंड दे हैव EM कैरेक्टर. Henry observed there are certain elements which emit radiations on their own and named this phenomena as radioactivity. Later on discovery हुई कि कुछ ऐसी radiations भी हैं जो खुद से emit हो जाती हैं and इस phenomena को नाम दिया गया radioactivity. And the elements known as radioactive elements and उन elements को जो ऐसी radiations को emit करते हैं उन्हें नेम दिया गया radioactive elements.
it was observed that 3 kinds of rays alpha, beta and gamma are emitted. So 3 तरह की रेस की डिस्कवरी हुई, अल्फा, बीटा एंड गामा रेस. Alpha rays consist of high energy particle carrying 2 units of positive charge and 4 unit of atomic mass. जो अल्फा रेस थी वो ये पाया गया कि वो दे आर वेरी ऑफ हाई एनर्जी, उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा थी एंड दे आर पॉजिटिवली चार्ज. Beta rays are negatively charged particles similar to electrons. The gamma rays are highly energy radiations like X-rays, are neutral in nature and do not consist of particles. So जो अल्फा पार्टिकल्स थे या अल्फा रेस थी, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, एंड जो बीटा रेस थी दे आर नेगेटिवली चार्ज, एंड जो गामा रेस थी दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब कि उनके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था. सो सेकेंड इज़ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. जैसे ही 19th सेंचुरी ख़त्म हो रही थी ना, तो इन सब रेस की डिस्कवरी हुई एंड रदरफोर्ड ने इन्हीं रेस का यूज़ करके अपनी जो एटॉमिक मॉडल है उसकी थ्योरी दी थी. सो शुरू करते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. रदरफोर्ड एंड स्टूडेंट्स बम्बार्ड वेरी थिन गोल्ड फॉइल विद अल्फा पार्टिकल. सो इन्हीं अल्फा पार्टिकल का यूज़ किया था रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में. रदरफोर्ड फेमस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज दिस. सो ये क्या था, यहाँ पे ये गोल्ड की फॉइल ली एंड इस यहाँ पे कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को पास करा गया एक बहुत ही थिन से होल से. बहुत ही थिन होल था, यहाँ से बहुत ही फाइन रे गई यहाँ पे, एंड जैसे ही गोल्ड फॉइल से ये रे टकराई तो यहाँ से क्या हुआ, कुछ पार्टिकल स्ट्राइक हुए ऐसे, एंड इन्हीं पार्टिकल के स्ट्राइक होने की स्टडी को रदरफोर्ड ने स्टडी किया एंड अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी. एंड यहाँ पे ये जो प्लेट है ना, फोटोग्राफिक प्लेट, यहाँ पे इन पार्टिकल्स की जो भी स्ट्राइक हुई थी उनको स्टडी किया गया. सो a stream of high energy alpha particle from a radioactive source was directed at a thin foil. The thin gold foil had a circular fluorescent zinc sulfide screen around it. एंड जो फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन थी ना, ये इतनी सेंसिटिव होती है, अगर इसके ऊपर छोटी सी भी रे जो है स्ट्राइक करे तो एकदम से स्पार्क की तरह ये स्प्रिंकल करती है, मतलब एकदम चमक आती है इसके अंदर. Whenever alpha particles struck the screen, a tiny flash of light was produced at that point. जैसे जहाँ पे भी ये जो रे थी ये उस फ्लोरोसेंट जिंक की स्क्रीन पे गई तो जहाँ पे भी ये टकराएगी वहाँ पे एक स्पार्क ऑफ लाइट प्रोड्यूस होती है. द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वर क्वाइट अनएक्सपेक्टेड. अब देखते हैं यहाँ हुआ क्या. सो क्या हुआ, जैसे ही रदरफोर्ड ने क्या किया, यहाँ से अल्फा पार्टिकल की छोटी सी बीम को स्ट्राइक किया गोल्ड की फॉइल पे. सो क्या हुआ कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हुई. सो उससे पहले क्या था कि जे थॉमसन मॉडल था. जे थॉमसन मॉडल ने तो ये बताया था कि जो एटम है वो एक स्फीयर की तरह है एंड वहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है, एंड कहीं कहीं पे क्या है कि नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट. इस फर्स्ट पिक्चर में देखो दिस वन. सो यहाँ पे ये जो थी दिस वन इज द एक्सपेक्टेशंस एंड दिस वन इज द रियलिटी. क्या हुआ, देखो क्या होता है कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये देखो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है. सो ये क्या था, पॉजिटिवली चार्ज. तो यहाँ से क्या होने थे, ये पार्टिकल ऐसे जाने चाहिए थे एंड ये पार्टिकल ऐसे जाने चाहिए थे. तो बट जो एक्सपेरिमेंटली रदरफोर्ड को थ्योरी मिली वो थी ये वाली पिक्चर. यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि कुछ पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए, कुछ पार्टिकल काफ़ी लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए एंड कुछ वेरी स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन हुई, एंड कुछ कुछ पार्टिकल्स तो ऐसे कि जिस रे पे आए एंड उसी रे पे वापस चले गए, जिस रे पे आए एंड उसी रे पे वापस चले गए. बट ये जो कंडीशन थी ना बैकवर्ड वाली, ये बहुत ही कम थी. और फिर उस थ्योरी को इसको स्टडी किया रदरफोर्ड ने एंड फिर बाद में अपना रिजल्ट दिखाया. सो यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में कि काफ़ी सारे अल्फा पार्टिकल्स तो थे वो तो बिना डिफ्लेक्शन के रीच करके, ये देखो कितने सारे स्ट्रेट निकल गए, बिना डिफ्लेक्शन के ही निकल गए. काफ़ी कम ऐसे थे जो कि बहुत ही स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्शन शो किया, ये आया एंड बहुत ही स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्शन किया, एंड कुछ ऐसे थे जिन्होंने बहुत ही लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्शन किया एंड सीधा का सीधा अपने ही पाथ पे वापस मुड़ गए. सो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सबकी थ्योरी दी थी रदरफोर्ड ने. On the basis of the observations, Rutherford drew the
फॉलोइंग कंक्लूजन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. सो फर्स्ट बोला था मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉल अनडिफ्लेक्टेड. सो जैसे कि क्या हुआ था कि काफ़ी सारे जो पार्टिकल्स थे वो बिना डिफ्लेक्शन के ही चले गए थे. इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर काफ़ी सारा स्पेस है जो कि बिल्कुल ही एम्प्टी है, बिल्कुल खाली स्पेस पड़ा है एटम के अंदर, इसलिए तो उनको कुछ मिला ही नहीं. अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, दे आर पॉजिटिवली चार्ज. अगर उनके पास कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, दे आर रिपल्शन. अगर उनके पास कोई नेगेटिव चार्ज आएगा तो दे फील अट्रैक्शन. सो द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू इनॉर्मस रिपल्शन फोर्सेस. सो यहाँ पे जो रदरफोर्ड ने थी उन्होंने बताया कि जो डिफ्लेक्शन हुई है वो किसकी वजह से हुई है, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन फोर्सेस. एंड रिपल्शन तभी पॉसिबल है क्योंकि जब क्या हो, दोनों सेम चार्ज प्रेजेंट हो, मतलब दोनों चीज़ों के ऊपर क्या हो, सेम ही काइंड का चार्ज हो, या तो दोनों नेगेटिव हो या फिर दोनों क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो. एंड क्योंकि हमें पता है कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे दे पोजेस पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है. एंड वो इतना स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू हाई रिपल्शन फोर्सेस, showing that the positive charge of the atom is not spread throughout the atom. So थॉमसन ने तो ये बताया था कि जो एटम क्या है उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है. बट अगर ऐसा होता तो हमें तो हर जगह से डिफ्लेक्शन मिलनी चाहिए थी, बट हमें तो मिली नहीं, कहीं किसी किसी जगह पर ही हमें डिफ्लेक्शन मिली. इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिवली चार्ज है वो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं है बल्कि एक सेंट्रिक किसी एक जगह पे प्रेजेंट है. The positive charge has to be concentrated in a very small volume that repel and deflected the positively charged alpha particle. अब देखो यहाँ पे लिखा है वर्ड है स्मॉल वॉल्यूम. स्मॉल वॉल्यूम क्यों बताया रदरफोर्ड ने कि जो एटम है उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक स्मॉल वॉल्यूम पर ही प्रेजेंट है, क्योंकि हमें ऐसे बहुत ही कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल मिले हैं, मतलब कि 20,000 में कोई एक, जो कि बहुत ही कम एंगल से डिफ्लेक्शन हुई है. एंड डिफ्लेक्शन क्यों होगी अभी बताया मैंने कि अगर हम अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, अगर इसके सामने एक और पॉजिटिवली चार्ज आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, एंड रिपल्शन की वजह से ही डिफ्लेक्शन होगी. तो डिफ्लेक्शन वाले पार्टिकल्स बहुत ही कम मिले. इसका मतलब ये है कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एटम के अंदर क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट है. थर्ड पॉइंट दिया था रदरफोर्ड में, calculations by Rutherford show that the volume occupied by the nucleus is negligibly small as compared to that of the total volume of the atom. वही बात कि जो पॉजिटिवली चार्ज है वो बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में है इन द एटम. रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 10⁻⁻10 while that of nucleus is 10⁻15. अब हम पढ़ते हैं रिजल्ट्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. सो रदरफोर्ड ने फर्स्ट बताया था दैट positive charge and most of the masses of the atom was densely concentrated in extremely small region. This very small proportion of the atom was called nucleus by Rutherford. So Rutherford ने अपने एटॉमिक मॉडल में ये बताया था कि जो भी पॉजिटिवली चार्ज है वो बहुत ही स्मॉल सी एरिया में है एंड उसको नेम दिया गया न्यूक्लियस. सेकेंड वन इज द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स that move around the nucleus with a very high speed in circular path called orbit. जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है एंड जिसे रदरफोर्ड ने नेम दिया था ऑर्बिट्स. थर्ड, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम रिजेंबल द सोलर सिस्टम इन विच द न्यूक्लियस प्लेज द रोल ऑफ सन एंड द इलेक्ट्रॉन्स दैट ऑफ रिवॉल्विंग प्लैनेट्स. रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कुछ कुछ रिजेंबल कर रहा था सोलर सिस्टम की तरह. सोलर सिस्टम में क्या होता है कि जो सन है वो सेंटर, वो सन जो है वो सेंट्रिक पोजीशन पे है एंड जो प्लैनेट्स हैं वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. इसी तरह सिमिलरली न्यूक्लियस है एटम के अंदर एंड इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है. इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स प्रेजेंट है विच दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एंड ये जो फोर्स है ये अपने आप में अट्रैक्शन नेचर की है, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है. सो दीज आर द कंक्लूजन्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. फर्स्ट वन इज़ द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस बहुत ही छोटे से पोर्शन में पॉजिटिवली चार्ज है. सेकेंड वन इज़ द डिस्कवरी ऑफ ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं. एंड थर्ड इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस. सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.